नेम के साथ फेम भी होना के चाहिए। साथ फेम भी होना चाहिए। पैसे के साथ आज के टाइम पे एवरीबडी वांट्स कि ठीक है, मनी इज वन पार्ट, बट अगेन पीपल शुड नो यू, यू शुड मेक एन इम्पैक्ट इन द लाइफ्स ऑफ पीपल। सो वी फाउंड दैट दिस कॉन्सेप्ट कुड बी वन। मतलब कैसे ग्रोथ हुई ऑनलाइन या क्या स्ट्रेटजीज रही हैं वो भी थोड़ा पता चलेंगी तो अच्छा लगेगा, मतलब ऑडियंस को। क्लियर था सर, ऑफिस या फिर स्टोर तो स्टार्टिंग में चाहिए ही नहीं था। मेरे को समझ में आता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हम 1000 रुपीज़ लगा रहे हैं तो उस पर हमें इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना है। कैलकुलेशन सिंपल है, जितना हम ऑनलाइन स्पेंड करते हैं उसका ROI हमेशा हायर होगा एज कम्पेरेटिव टू योर ऑफलाइन स्टोर, अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ। सो हे, दिस इज विकास शर्मा और हमने DSM में स्टार्ट किया था कि हम देख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस स्टार्टअप हैं जिनका स्टार्ट हुआ है, तो हम देखना चाह रहे थे कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो उनके लिए हमने सोचा था कि कैसे एक स्टार्टअप कैसे ग्रो करता है, तो उनके लिए कोई टॉक शो बनाए जाके केस स्टडीज़ आए हैं। स्टार्टअप्स को बुलाने वाले हैं जिन्होंने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, जिनको 1 साल 2 साल हो गया और उनका बिजनेस कैसे ऑनलाइन ग्रो हो रहा है, उन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, जिसका नाम हमने रखा है DSP। बेसिकली इसका नाम है DSM स्टार्टअप पॉडकास्ट, जिसमें हमारे पहले गेस्ट आए हैं नमन बंसल, जिनका पहला ये बिज़नेस है। मुझे भी इस बिज़नेस का नाम नहीं पता था जिसे, लेकिन इसे कहते हैं हैंड कास्टिंग, इसको बोलते हैं बेसिकली। शायद आपने इसको देखा भी होगा कहीं ना कहीं इंटरनेट पे। और इनके जो ब्रांड का नाम है वो है क्राफ्टिंग मेमोरीज, जो मतलब बेसिकली सच में एक नाम रखना भी बिज़नेस का बहुत बड़ी बात होती है, जो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है इस बिज़नेस से। तो वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट, और देहरादून से ही नमन बंसल हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका बहुत। थैंक यू सो मच सर। और मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगा साथ साथ अपने कंटिन्यूस में, आप इस बिज़नेस में आए कैसे, आपने शुरुआत कैसे की, और क्या थॉट प्रोसेस रहा है कि आपको ये करना पड़ा, और कितने टाइम बाद या कौन सा बिज़नेस का टाइप आपका रहा है, नंबर रहा है कि इससे पहले भी शायद कोई स्टार्टअप किए होंगे, क्योंकि जनरली जब स्टार्टअप होते हैं तो कई सारे स्टार्टअप होते हैं, उनके साथ एंटरप्रेन्योर्स में ऐसा देखा जाता है कि एक ही स्टार्टअप नहीं है, कई स्टार्टअप हैं। तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो सर यस, बिल्कुल आपने सही बात बोली कि एक बिज़नेस से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये सबसे मेरा पहला एक्चुअल पूरा कंप्लीट बिज़नेस है, जिसमें प्रॉपर टीम, प्रॉपर मार्केटिंग, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, सब चीज़ें रही। इससे पहले कुछ आइडियाज़ रहे जिस पे वर्क करा, बट वो हाँ यस, एज ऑल एंटरप्रेन्योर्स वो सारे इफेक्टिव नहीं रहे, बट एवरी आइडिया गिव्स यू एन एज। इस आइडिया का एज मुझे इसलिए आया था बिकॉज आई वॉज इन देहरादून, आई वॉन्टेड टू बी इन देहरादून। आई नो देहरादून इज़ अ ग्रोइंग मार्केट, बढ़ रहा है। सो आई वॉन्टेड कि मैं देहरादून में ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आऊँ जो देहरादून में ना हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मेरा बैकग्राउंड भी डिजिटल मार्केटिंग से रहा है। सो मुझे एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आना था जो ऑनलाइन ग्रो हो पाए, जिसकी रीच ऑनलाइन जाए, जिसको लोग ऑनलाइन रिकमेंड करें। इन सब चीज़ों का ही कॉम्बिनेशन एक बना क्राफ्टिंग मेमोरीज़। हैंड कास्टिंग को स्पेसिफिकली इसलिए चूज़ करा गया क्योंकि देहरादून में ऐसा कॉन्सेप्ट जो सिर्फ नॉट मनी हमें दे पाए, बट ऑल्सो नेम, जो हमने दिया भी है। नेम के साथ फेम भी होना चाहिए। के साथ फेम भी होना चाहिए। पैसे के साथ आज के टाइम पे एवरीबडी वांट्स कि ठीक है, मनी इज वन पार्ट, बट अगेन पीपल शुड नो यू, यू शुड मेक एन इम्पैक्ट इन द लाइफ्स ऑफ पीपल। सो वी फाउंड दैट दिस कॉन्सेप्ट कुड बी वन। सो वी स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट अराउंड 1.5 years बैक, बट हेल्दी और प्रॉपर बिजनेस हमने स्टार्ट करा था 1 year बैक ओनली। यस। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हम स्टार्टअप स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन ये होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता ही है सम टाइम, और फिर हमने देखा कि तो 1 year ऑलमोस्ट हो गया है। आपकी 1 year की एक बहुत बड़ी जर्नी रहती है कि भाई किसी बिजनेस में आपने कहा कि आपके पास पूरी टीम भी है, सब कुछ है, तो डिजिटली ग्रो करना भी एक इंपॉर्टेंट रहा है। मैंने देखा है कि आपका जैसे एक ऑफिस है, लेकिन एक दुकान आदमी खोलता है, सब कुछ करता है, फिर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, तो विदाउट शॉप आप ये काम कर रहे हैं। तो अभी तक आपने, मतलब जिस तरह का मैं बिज़नेस देख रहा हूँ, तो आपने किन किन लोगों का हैंड कास्टिंग आपने की है, कुछ ऐसे नाम जो आप बताना चाहेंगे यहाँ पे? सर इसमें तो लिस्ट बहुत लंबी वैसे, अब तो बहुत लंबी हो चुकी है। मेजरली नाम हमें पता चल जाए कि हाँ इन लोगों तक हम पहुँचे हैं, क्योंकि देहरादून भी काफ़ी पॉपुलर लोग रहते हैं, या आसपास के एरिया में भी आप रहे हैं। हमारे लिए सबसे एक जो हमने मेजर कर रहे थे, एक वो थी गुरुमा। ओके। गुरुमा है श्री हंसा योगेंद्र जी। सो इनके ग्रैंडफादर थे जिन्होंने द योगा इंस्टीट्यूट शुरू करा था, जो वर्ल्ड का सबसे पहला योगा इंस्टीट्यूट है, द योगा इंस्टीट्यूट। और ये अभी वर्ल्ड योगा एसोसिएशन की डायरेक्टर हैं। ओके। हाँ जी। तो हमें एक योगा इंस्टीट्यूट ओपन हुआ था ऋषिकेश में, तो उन्होंने उनको इनवाइट करा था, तो उन्होंने हमें इनवाइट करा था टू टेक द इम्प्रेशंस ऑफ गुरुमा। ओके। तो हमने गुरुमा के बोथ हैंड्स और बोथ फीट के इम्प्रेशंस लिए थे, एंड यू वोंट बिलीव उस योगा इंस्टीट्यूट में एक छोटे से एक एरिया में गुरुमा के हैंड्स और फीट को स्थापित करा गया। ओके। जहाँ पे फिर लोग आते हैं, उनको पूछते हैं, और बिकॉज दे फील कि वो उस कास्टिंग में दे कुड सेंस गुरुमा। सो एक हाँ जी, नॉन इन्वेस्टमेंट, अगर हम 1000 रुपीज़ लगा रहे हैं तो उस पर हमें इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना है। कैलकुलेशन सिंपल है, जितना हम ऑनलाइन स्पेंड करते हैं उसका ROI हमेशा हायर होगा एज कम्पेरेटिव टू योर ऑफलाइन स्टोर, अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ये तो है क्या। ऑफलाइन में अगर आपको एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके ओवरहेड्स फिक्स्ड एक्सपेंसेस इतने सारे हैं, एंड यू आर एट अ हायर रिस्क,
ऑनलाइन इज़ ईजी इफ़ इन केस यू आर स्मार्ट। अगर आप स्मार्ट नहीं है तो ऑनलाइन विल बी टफ। बट जैसे हमने स्टार्ट करा तो इंस्टाग्राम बनाने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देनी, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के लिए, इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक बहुत इनिशियल मिनिमम अमाउंट देना है फॉर डोमेन एंड होस्टिंग। सो आप मनी रिटर्न इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी लो हो जाती है जब आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सेकेंडली जब हम ऐसा कॉन्सेप्ट रन करते हैं तो हमें उतना ही एज मिलता है कि हम ऑनलाइन रादर ऑफलाइन हम कुछ लोगों को बताएंगे, ऑनलाइन हम उतना ही ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं ज़्यादा। प्लस डिटेल टारगेटिंग, अगर मुझे पेरेंट्स, अगर हम एक कपल कास्टिंग करते हैं तो मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को दिखाता हूँ अंडर 35, बिकॉज वी नो कि 35 तक मैक्सिमम ऑफ द पीपल हैव गॉट मैरिड। ओके तो मतलब बेसिकली ये कि ऑनलाइन स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं अगर आप ये बिजनेस जैसे आप बताते हो। अभी इसमें आपने ऐसी कोई 2-3 स्ट्रेटजी आप बता सकते हैं जिससे आपका ये हैंडकास्ट का बिजनेस मतलब जो चल रहा है या ग्रो कर रहा है, डे बाई डे ग्रो हो रहा है, तो ऐसी कौन सी 2-3 स्ट्रेटजीज हैं जो ऑनलाइन आप अप्लाई कर रहे हैं अपने बिजनेस में? सबसे पहला तो है ब्रांड बिल्डिंग। ओके सो हम ऑनलाइन ही अपनी ब्रांड बिल्डिंग करते हैं वाया आवर स्टोरीज, पोस्ट, रील्स, सो दैट पीपल वुड गेट टू नो what handcasting content, good quality content is very important जो आपको रेगुलरली चाहिए, but it should connect with your audience. Audience को समझ में आना चाहिए and it should leave an impact. अगर वो impact leave कर रहा है you'll be able to build a brand. Currently we are at a healthy scale. हम बहुत अच्छे list of मतलब clients कर रहे हैं every day. इवन एवरी डे हमारे पास इनिशियल फर्स्ट 2-3 मंथ्स में याद है कि हमने 10 कास्टिंग्स करी ओवरऑल 2 to 3 मंथ्स में। अब हम एवरेज 3 to 4 कास्टिंग्स पर डे पे भी रहते हैं। हम बुक्ड रहते हैं कि हमें चाहिए पेरेंट्स की, क्योंकि बेबीज़ हैं, बेबीज़ को तो एवरी डे बर्थडे है तो पेरेंट्स को होता है कि अभी चाहिए, सो दे वांट टू बुक इट राइट अवे। फिर जो लोग आशीर्वाद कास्टिंग के लिए करवा रहे हैं तो उनको भी स्पेशल है क्योंकि पेरेंट्स एजेड हो चुके हैं या ग्रैंड पेरेंट्स एजेड हो चुके हैं तो उनको भी जल्दी चाहिए कि नहीं हम वी कैन नॉट वेट, वी वांटेड जल्दी से हो जाए। कपल्स के लिए जब वो वेडिंग्स होती हैं या एनिवर्सरीज हैं, उनकी स्पेशल डेट्स हैं, वो तो उनके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल वो उस चीज़ को स्विच नहीं कर सकते कि आज नहीं तो कल। तो हमारे जो डिमांड हमने क्रिएट करी और सारी डिमांड हमने ऑनलाइन ही जनरेट करी। हमने अवेयरनेस कि क्यों इसकी नीड है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या हैंड कास्टिंग कितना इमोशनल एक टच है, कैसे आप अपने डे को, अपने स्पेशल मोमेंट्स को, अपने स्पेशल पीपल को प्रिजर्व कर सकते हो अपने साथ। ये सारी अवेयरनेस ही गुड क्वालिटी कंटेंट से ही करी गई है। तो मतलब 1-2 स्ट्रेटजी, पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे 3 एक साथ बताओ। सो एज सेड, सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी गुड क्वालिटी कंटेंट जो मेजर है, जो आपको ऑर्गेनिकली हेल्प करता है ग्रो करने के लिए विदाउट पेड मार्केटिंग। सेकेंड इज पेड मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों को ना एक मिथ रहता है, स्पेशली मैंने देहरादून के लोगों में देखा, दे आर पेइंग 10,000 रुपीज़ 15,000 रुपीज़ टू एड एजेंसीज, टू सोशल मीडिया एजेंसीज कि आप हमारा ग्रो करो। बट जब उनको बोला जाता है ना कि 15,000 रुपीज़ के ऊपर 10,000 रुपीज़ और एड स्पेंड देना है तो उनको समझ नहीं आता और वो फिर वहाँ पे रुक जाते हैं कि क्यों। सर्विस फीस तो सिर्फ आपकी उन एड्स को रन करने का है, बट मेजर प्रॉफिट आता है आपका एड स्पेंड से। आप कितना एड स्पेंड करते हो, आप किसको दिखा रहे हो और आप क्या दिखा रहे हो, ये 2-3 फैक्टर्स मैटर करते हैं जो चीज़ है। तो हमने इन 2-3 फैक्टर्स को बहुत केयरफुली प्लान करके एग्जीक्यूट करा। जैसे अगर मैं आपको आज हमारा अपना एड स्पेंड बताऊं तो जब हमने इनिशियली स्टार्ट करा था तो वी स्टार्टेड फ्रॉम 5,000 रुपीज़ पर मंथ और हम इनिशियली राइट नाउ वी आर एट एड स्पेंड ऑफ 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ, जो हम सिर्फ इंस्टाग्राम पे दे रहे हैं, जो सिर्फ हम इंस्टाग्राम को दे रहे हैं। बट 1.5 लाख रुपीज़ एड स्पेंड का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। तो हमारे पास भी 2 सेगमेंट्स हैं ऑनलाइन। वन इज सर्विस, वेरेन हमारी टीम घर जाती है क्लाइंट के यहाँ, वहाँ पे इंप्रेशंस लेती है, उनको पूरी सर्विसिंग देती है और सर्विसिंग देने के बाद वर्कशॉप आकर उसकी पूरी फिनिशिंग कर उसको एक फाइनल पीस बनाकर उनको डिलीवर करती है। सेकंड है DIY किट्स। DIY किट्स आपने अमेजोन वगैरह पे बहुत सारे लोग देखते हैं, DIY किट्स वगैरह है, बट हमने उसमें भी एक एज लेकर आए और वो हमने DIY किट सेल करनी शुरू करी पैन इंडिया। और जब हमने पैन इंडिया स्टार्ट करा तो उसमें हमारा जितना भी एड स्पेंड जाता है उतनी हमारे पास एक सेल्स एक्सपेक्टेंसी आती है। ओके तो एड मैनेजमेंट मतलब बेसिकली ये तो 2 ही हो गए। एक और टेक्निक, 3 टेक्निक्स बेसिकली अगर मैं चाहूँगा कि अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई देख रहे हैं कि ऑनलाइन कैसे ग्रो होना है, तो एक हमने कहा कि एक इमोशनल वैल्यू कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है कि विदाउट आप पेड एड्स ऑर्गेनिकली ग्रो करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी एक ROI निकले आपकी तो आपको एड स्पेंड में जाना पड़ेगा। अदरवाइज सम टाइम ऐसा होता है कि बिजनेस को 5 साल हो गए लेकिन आप भी अभी भी सर्वाइवल स्टेज में हो, बिकॉज आप ऑर्गेनिक मेथड से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हो। तो उस टाइम में फिर क्या होता है कि एज निकल जाती है और फिर बिजनेस में क्या होता है मतलब सैचुरेशन आ जाता है, सैचुरेशन भी आ जाता है और सम टाइम मोटिवेशन भी चला जाता है कि यार अब क्या होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ओके, थर्ड है जो मेरा पर्सनल फील है वो है ऑल चैनल्स शुड बी इंटरलिंक्ड। ऑल डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स
आज के टाइम में जितना इंस्टाग्राम ने हेल्प करा है ना, उतना ही ज़्यादा ना लोगों ने अपने स्ट्रैटेजीज भी चेंज कर दी हैं कि सारे फोकस इंस्टाग्राम पे, सारे फोकस यूट्यूब पर नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप मार्केटिंग करते हैं, जहाँ पे आपके पास ऑडियंस मिलती है और वो भी ऑनलाइन ही है। जैसे एक वेबसाइट हमारा है जो आपको गूगल पे एज देता है, तो आप गूगल पे अपनी वेबसाइट क्रिएट करिए, आप एसईओ करिए, आपको ऑर्गेनिक रीच मिलेगी, प्लस आपको जो ऑडियंस आ रही है जो खुद सर्च कर रही है, आपको वहाँ पे कंटेंट मिलेगा, वहाँ पे आपको ऑडियंस मिलेगी। सेकंड हमारा सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया वर्ड तो है बट ये फिर बहुत वाइड वर्ड है। इंस्टाग्राम सिर्फ एक अभी ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है, उसके साथ साथ फेसबुक भी है जो अभी चल रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो स्टिल अभी फेसबुक पे ही हैं। ऐसे आप बताइए कि हमें कितने प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे अगर मैं आपको नाम दूं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन और पिंटरेस्ट, इन 5 प्लेटफॉर्म्स पे हम क्राफ्टिंग मेमोरीज तो हैं, बट हम कैसे अलग तरीके से रहें और इंटरलिंक्ड रहें, क्या हो सकता है? हाँ, मतलब कैसे ये मुझे बताना है, आप ये ऑडियंस को बताइए मतलब कैसे कर सकते हैं। मैं इस पर बताता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे हमारा फोकस रहता है जो अभी ट्रेंडिंग में है, जो नए लोगों को करा, नई रीच, नए लेटेस्ट जो पॉपुलर लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स का, सब चीज़ों का हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं। लिंक्डइन पे हमारा फोकस रहता है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। ओके। फॉर सपोज आप एक कॉर्पोरेट में हैं और अपने आप सीईओ या फिर आपके पास कोई स्पेशल चीफ गेस्ट आ रहे हैं, तो अगर आप उनका हैंड कास्ट बना के दें, बट मैं वहाँ पे बेबी कास्टिंग को नहीं सेल करना चाहता, हम वहाँ पे करके फायदा भी नहीं है, बट हम लिंक्डइन पे सिर्फ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एज अ प्रोडक्ट, हैंड कास्टिंग एज कॉर्पोरेट गिफ्टिंग गिव्स अस अ बेटर एज। यूट्यूब पर हमें ट्यूटोरियल्स कि हैंड कास्टिंग होता कैसे है, इसकी फिनिशिंग कैसे होती है, किस मटेरियल से बनता है, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स विद डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, बट वो ऑल टुगेदर आपको बिजनेस को स्ट्रेंथ देगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोग इस बात को यहाँ समझ नहीं पाए तो मैं ऑडियंस को थोड़ा बताता हूँ कि बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि आप हर तरह का कंटेंट हर जगह मत डालिए। कि जैसे मैंने लेटेस्ट ट्रेंडिंग वीडियो बनाई तो वो मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल रहा हूँ, यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, लिंक्डइन पे भी डाल रहा हूँ। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि लिंक्डइन पर लोग लेटेस्ट ट्रेंड देखने में भरोसा नहीं रखेंगे, वो टेक्निकलिटी पे ज़्यादा जाएंगे या जो उनसे रिलेट करेगा। यूट्यूब पे लोग ज़्यादातर बिहेवियर कैसा होता है, लोगों का सर्चिंग होता है, दे वांट टू नो द थिंग्स। तो यूट्यूब पर अगर आप हैंड कास्टिंग क्या होती है ट्रेंड डालेंगे, शॉर्ट्स में चल जाएगा, लेकिन अगर आप ट्यूटोरियल्स डालेंगे तो हो सकता है कि आपके पास कस्टमर कन्वर्जन ज़्यादा आएगा, क्योंकि कस्टमर जो फेसबुक पर है, जो फेसबुक पे उसका बिहेवियर अलग है और जो यूट्यूब पे वो अलग है। ऐसी अदर प्लेटफॉर्म पर आपको अपने बिजनेस की कैटेगराइजेशन करनी चाहिए। बेसिकली हमें कह सकते हैं कंटेंट कौन सा कहाँ सर्व हो। तो नमन जी एक बार बताइए कि जैसे देहरादून में बिजनेस मैं भी जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे कि नहीं करना चाहते। मेरे को आपने एक स्टोरी बताई थी हमने कि लोग कहते हैं हमारे हाथ का फिंगरप्रिंट आ जाएगा, कहीं कुछ हो ना जाए, इस तरह के भी डर रहते हैं लोगों के दिमाग में। पर पॉइंट ये है कि आपकी पहली सेल आपने कैसे क्रैक करी में देहरादून में, या ऑनलाइन हुई, ऑफलाइन हुई, या कैसे हुई? सर पहली सेल तो मैंने क्रैक करी नहीं थी, पहली सेल क्रैक करी थी मेरे पेरेंट्स ने। ओके। तो वो हुई थी दिवाली वाले दिन, ठीक है, जो हमारी पेड सेल थी, ठीक है। तो तब मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लिया था, मैं वर्किंग कर रहा था, मैं अपनी टेस्टिंग, ट्राइंग टेस्टिंग, कुछ लोगों पे हम बेटा टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग कर रहे थे कि कैसे होगा, कैसे कास्टिंग होगी, कैसे इंप्रेशंस आएंगे। सो दिवाली वाले दिन मेरी मदर के हम गेस्ट आते हैं, तो मदर ने बताया कि मेरे बेटे ने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा है। सो जिनको वो बता रही थी तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए उसको सुन के, तो उनकी मदर है तो उनको उनके लिए करवाना था। वो देख भी रहे थे, बट वही वाली बात कि उनको देहरादून में कोई मिल नहीं पा रहा था जो देहरादून में कर सकें। और यही एज हमने लिया कि हम देहरादून में फर्स्ट मूवर थे, हमने स्टार्ट करा कॉन्सेप्ट, तो वही हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिला। तो जब उन्होंने बताया तो उन्होंने मेरे को बोला, मतलब मेरी मदर को बोला कि मुझे अपनी मदर के बोथ हैंड्स और बोथ फीट करना है। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उन्होंने अपने ऑफिस में ना एक मंदिर जैसा एक एरिया बनवाया है और उसमें अपनी मदर के बोथ हैंड्स और बोथ फीट लगवाए हैं, और वो चाहते हैं कि मैं हमेशा उनको फील कर सकूं। अच्छा, हाँ, ये तो इमोशनल वैल्यू, मैंने कहा ना कि एक जैसे आपने नाम रखा क्राफ्टिंग मेमोरीज, और यहाँ पर हमें सेल नहीं करना पड़ा था, यहाँ पर खुद बायर ने कॉन्सेप्ट समझा और उन्होंने खुद बोला कि हमें ही चाहिए। इसमें आपके पहले जो आपने बताया सेल्समैन आपके पेरेंट्स हैं, मतलब हाँ जी, हाँ कि जो पहले सेल्स जिन्होंने जनरेट करी वो पहले सेल्स जिनसे आई वो पेरेंट्स ही थे। ओके ओके। और दूसरी एक और सेल्स भी है जो हमारी सबसे बड़ी सेल्स है, जो हैंड कास्टिंग में। तो हमने, अगर मैं आपको इसके पीछे एक छोटी सी और स्टोरी लेके जाऊँ, तो हैंड कास्टिंग इंडिया में स्टार्ट करा था एक लेडी है भावना जसरा, ये इन्होंने स्टार्ट किया, जिन्होंने स्टार्ट करा था इंडिया में। ठीक है, ये मुंबई बेस्ड है। और अगर मैं आपको एक एवरेज प्राइस बताऊँ, आपको क्या लगता है इसका एवरेज प्राइस वो क्या चार्ज करती होंगी, ये सी एक 2 हैंड्स का कपल कास्टिंग का? आई डोंट नो, मतलब मेरे को तो इसका भी अभी करंटली चार्ज, मैंने आपसे जैसे बात की थी तो तभी हम, क्योंकि डिपेंड्स ऑन की क्या, डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन। बट आपको बताऊं तो भावना जसरा इन कास्टिंग का चार्ज करेंगे 3 लाख रुपीज़। ओके।
और बहुत सारे लोग हैं जो वो पैसे दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल देते होंगे। तो ये आर्ट इतनी वैल्यूएबल आर्ट है कि लोग उसके लिए पे कर रहे थे, बट हमने ये समझा कि इमोशन सबके हैं। सी बच्चे सबके होंगे, शादी सबकी होगी, पेरेंट्स सबके हैं, तो क्यों हम एक ऐसी आर्ट, एक ऐसा इमोशनल प्रोडक्ट लोगों से दूर रखें जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। एक अफोर्डेबल, मतलब आप कह रहे हैं कि अफोर्डेबल प्राइस पर आप अवेलेबल कराएं। अभी हमने उसको इतना कट डाउन कर एक ऐसे प्राइस पे लेकर आए सो दैट मासेस जिनमें इमोशंस हैं, हु वांट्स टू प्रिजर्व देयर लव्ड वंस, वो उस प्राइस को बेयर कर पाएँ और वो चीज़ वो करवा पाएँ। तो हमने उस चीज़ में एक एज लाए, तो हमने चेंज करा, बट हमने इन टाइम में भी हमने एक फ्रेम बनाया था। पहली सेल में आपको कितना प्राइस मिला? हमने वैसे सर उसका चार्ज करा नहीं था, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत इमोशनल था। वो मेरे रिलेटिव भी थे, नोन भी थे, तो हमने मना कर दिया था। बट उनको इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने हमें अपने एक लिफाफे में बंद करके पैसे दे दिए थे। वो तो उन्होंने ही बंद करके दिए थे, तो सर वो एक हमारे लिए एक एज ही था सिर्फ, है ना। बट मैं आपको एक दूसरी बताता हूँ जो सेल हमारे लिए मेजर सेल थी। वो थी एक, हमने कोलकाता से हमें एक इन्वाइट आया था, तो एक पर्सन थे, उनको अपने पेरेंट्स का हैंड कास्टिंग करवाना था। उसमें उनको अपने पेरेंट्स के सिंगल हैंड और उनकी 2 फोटो बनवानी थी। बट हमें कोलकाता जाना था, डिज़ाइन करना था, चीज़ें करनी थी, तो हमने उनके सामने अपनी कोटेशन रखी। उन्होंने उस कोटेशन को अप्रूव कर दिया। हम कोलकाता गए भी, हमारी टीम गई। और कितने का था वो कोटेशन प्राइस? तो सर 84,000 रुपीज़ का था। उन्होंने हमें 84,000 रुपीज़ दिए थे फॉर दैट सिंगल फ्रेम। तो 84,000 मतलब ये सबसे हाईएस्ट सेल है अभी तक की, या ये सिंगल फ्रेम में हमारा हाईएस्ट है, ये सबसे हाईएस्ट है। बाकी हमें और भी दिल्ली से, इंदौर से कुछ अच्छे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अच्छे फ्रेम्स करवाए हैं। देहरादून में भी लोगों ने अप टू 50,000 रुपीज़ के सिंगल फ्रेम बनवाए हैं। डिज़ाइनर फ्रेम्स जिनको है कि हमें वॉल पे कुछ पूरी फैमिली का कॉन्सेप्ट चाहिए, उसमें सबके डिज़ाइंस रहें, अकॉर्डिंग टू वॉल डिज़ाइन हो, चीज़ें रहें, कस्टमाइजेशन हैंड कास्टिंग में ही। तो एक अभी हमने एक पेट का भी बनाया है, एक ये दिखाएंगे। हाँ, एक और है, एक ये हमारी एक और लेटेस्ट स्टोरी है। ये भी हमें ऑनलाइन ही मिला। हमने एक ऑनलाइन एक दिन हमने से पेट कास्टिंग के बारे में डाला। सो हमें एक दिन कॉल आता है कि हमें एक पेट कास्टिंग करवानी है। मैंने कहा कि ठीक है, कौन सी ब्रीड है? तो उन्होंने बोला लैब्राडोर। मैंने बोला कि क्या एज है? तो उन्होंने बोला कि बाय एनी चांस वॉच एक्सपायर हो गया। तो बहुत हार्ड फिल्ड सिचुएशन, बट उन्होंने कुछ नहीं पूछा, नो प्राइसिंग नथिंग। उन्होंने बोला कि आप घर आ सकते हैं अभी। तो हमें ही पता है कि सिचुएशन ऐसी है, तो हमने कहा कि यस हम बिल्कुल आ सकते हैं। तो हम उसी टाइम उनके यहाँ पहुँच गए। तो हम पहुँचे तो उन्होंने बस एक रैंडम आइडिया ले लिया कि एवरेज प्राइसिंग क्या है। हमने उनको एवरेज प्राइसिंग बताया। उन्होंने फिर 3 फ्रेम बनवा रहे हैं। अच्छा, वो 3 फ्रेम बनवा रहे हैं अलग अलग। एक सिर्फ उनको डॉग का फ्रेम चाहिए कि इसमें सिर्फ डॉग के दोनों हैंड्स, दोनों पॉज, फीट्स रहें, उसकी फ़ोटोज़ रहें, उनके कॉलर का रहे, उनके हमने कुछ हेयर के सैम्पल्स लिए जो हम रेजन में प्रिजर्व करके उसमें फ्रेम में लगा रहे हैं। सेकंड वो फ्रेम बनवा रहे हैं पूरी फैमिली का। अच्छा। जिसमें डॉग के पॉज ऊपर हैं, फिर पूरी फैमिली मेम्बर्स के फ्रेम्स हैं, और वो सब पूरी फैमिली को एक साथ रीयूनाइट करके एक सिंगल कॉन्सेप्ट बनवा रहे हैं। लोग कुछ हैं ऐसे जो उस चीज़ की वैल्यू करते हैं, एंड देयर आर ऑल्सो सम पीपल जिनको लगता है कि क्या होगा, बट देयर आर पीपल नाउ हु आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट स्पेशली थ्रू ऑनलाइन। सो ओवरऑल मुझे एक बात तो समझ में आ रही है नमन जी कि अगर बिजनेस को मतलब ग्रो कराना है तो आपको बिजनेस के अंदर इमोशंस तो लाने ही पड़ेंगे। तो आपका जो बिजनेस है मतलब हैंड कास्टिंग का, मतलब नॉर्मली लोग इसे अगर देखा जाए तो एक इमोशनल वैल्यू ज़्यादा रखता है आपका बिजनेस। तो एक ऑटोमेटिक इमोशनल वैल्यूज़ को अगर आप लोगों को दिखाएंगे तो सेल कहीं ना कहीं जनरेट हो जाती है। तो टोटल रेवेन्यू अभी तक कितना आ चुका है? तो स्टार्टिंग तो थोड़ी स्लो थी, बट हमने क्योंकि प्लान थे हम, और ऑनलाइन के एज ये है, स्टार्टिंग थोड़ी स्लो होगी, बट अगर आपने सही टेक्निक्स और सही प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप, तो आपको स्केल करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा मंथ ऑन मंथ ही 100% तो हम बढ़ ही रहे हैं, मतलब डबल ऑलमोस्ट हो जाते हैं एवरी मंथ। तो लास्ट 1 ईयर में हमने 1 CR तो हमने क्रॉस करा इन टर्म्स ऑफ टोटल इनकम जो हमारे पास ऑन बुक्स नोटेड है। बहुत सारे कास्टिंग्स हमने ऐसे भी करे जिसके हमने चार्ज ही नहीं करे, जस्ट फॉर द रीज़न कि वी वांटेड कि कॉन्सेप्ट अवेयरनेस है। कुछ लोग थे जो करवाना चाहते थे बट दे कुड नॉट अफोर्ड, तो हमने उन लोगों के लिए भी कुछ कास्टिंग्स करी। कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ को भी हमने अपनी तरफ से करवाया। और जब से हमारा किट बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो वो स्केलिंग ऑनलाइन। ओके, आप अभी बोल रहे हैं किट बिजनेस, तो ये थोड़ा किट बिजनेस के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि आप, मुझे लगता है किट बिजनेस यानी कि आप इसे एक तरह से एक DIY प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे उसी की तरफ से आप देखना चाह रहे हैं कि डू इट योरसेल्फ के हिसाब से बना रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। आप आगे एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। सो सर्विस बिजनेस तो एक है ही, जिसमें मैंने आपको बताया सर हमारे पास बुकिंग्स आती हैं, हमारी टीम जाती है, होम विजिट करते हैं, इंप्रेशंस लेते हैं, किसी के भी हो, बेबीज़ के, कपल्स के, आशीर्वाद, पेरेंट्स, किड्स, किसी के भी, और फिर उनको फाइनल एक अच्छे से फ्रेम में, डोम्स में, किसी भी डिज़ाइन में जो भी कस्टमर चाहता है उसमें हम डिलीवर करते हैं। सेकंड इज़ DIY किट। DIY किट से क्या हमें ईजी हुआ कि हम पैन इंडिया टच कर पाए इनिशियली,
वी आर इन देहरादून, हमारे पास एक छोटा सा ऑफिस है, बट उस ऑफिस से ही हम पैन इंडिया सर्व कर पा रहे हैं। और वहाँ से भी हमें पैन इंडिया से लीड है, जो मैंने आपको बताया कोलकाता का जो क्लाइंट आए, कोलकाता के, इंदौर के, दिल्ली एनसीआर से हमें रेगुलरली लीड्स आती हैं, रेगुलरली हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं। लखनऊ से हमें बुलाया गया, चंडीगढ़ से हमें बुलाया गया, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ हमें किट के बिजनेस के ही थ्रू आई, क्योंकि हम वहाँ पे ऐड चलाते हैं, तो वो सर्विसेज के लिए भी हमें इन्वाइट करते हैं। समझ रहा हूँ मैं। किट है, किट को हम आगे एक्सपेंशन के लिए, तो अब मैं आपको बताऊं सर, हमने सिर्फ 4 मंथ्स करे हैं, बट हम नेक्स्ट मंथ से या 2 मंथ से ही हम इसको दुबई और यूएस भी सेल कर रहे हैं। तो मतलब बेसिक चार्ज क्या है आपकी किट का? अगर कोई जिस तरह से सपोज करो कोई हैंड का ही करना है, सिंगल हैंड या डबल हैंड, तो इस हैंड में अगर कोई अपने घर पे करना चाहता है तो ऑब्वियस बात है आपने ट्यूटोरियल्स भी बनाए होंगे, लेकिन इसका चार्ज कितना है? मतलब अगर कोई लेना चाहता है कोई किट? हमारी किट सर स्टार्ट हो जाती है 1999 से। 1999 ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, फिर 3000 रुपीज़ की है, फिर 4500 रुपीज़ की है। सो इट डिपेंड्स कि आपको कितनी ज़्यादा बड़ी कास्टिंग करनी है उस हिसाब से। तो जैसे आपने बताया 1999 एक बेसिक है, तो ये पैकेज है, तो इसमें क्या मतलब एक सिंगल हैंड के लिए, डबल हैंड क्या? नहीं, ये तो बेबी का है, जैसे बेबी के इसमें बोथ हैंड्स बोथ फीट हो जाते हैं। फिर कपल की 2999 की है, जिसमें कपल के बोथ हैंड्स हो जाते हैं। और हमने तो स्पेशली एक नया ऑफर भी निकाला है, अभी हमने इस ऑफर को लाइव नहीं करा, बट मैं आपके थ्रू ये ऑफर लाइव कर देता हूँ कि हम देहरादून में स्पेशली जो हमारी किट प्राइस है, अगर कोई हमारी किट भी लेता है, वैसे तो हम देहरादून में किट नहीं देते थे, हम सिर्फ सर्विस देते थे, बट हम देहरादून में अपनी किट भी सेल कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली हमने देखा कि लोग अभी भी मिथ्स में है कि हम ऑनलाइन मंगवा कर वो कर लेते हैं, बट फिर 100 आउट ऑफ 100 90 ही उसको सही बना पाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी किट प्राइस में ही हमारी टीम आएगी, आपके लिए इंप्रेशंस भी लेगी और आपको इंप्रेशंस लेके दे देगी। नहीं सी बढ़िया आइडिया है। बट उसके बाद अगर उनको फिनिशिंग और फ्रेमिंग वगैरह करवाना है तो उसके डिफरेंट पैकेजेस हैं, वो सब चीज़ें हैं, बट हम अपने किट के साथ में ही, किट के प्राइस में ही हमारी टीम आपके आकर प्रोफेशनली प्रॉपर ढंग से आपकी बेबी की, कपल की, पेरेंट्स की, किसी की भी होगी, वो कास्टिंग करके इंप्रेशंस बनाकर आपको दे जाएंगे। सो ठीक है नमन जी, तो बढ़िया, मतलब ये ओवरऑल इतना कन्वर्सेशन है। तो मेनली ये कि जैसे अब आपने कहा था कि स्टार्टिंग में आपने बहुत स्टार्टअप तो किए थे, अभी आपने इसको पूरा प्रोफेशनली जैसे हैंडल किया या कर रहे हैं आप काम, तो अभी आपकी टीम में कौन लोग हैं, उनके रोल्स क्या हैं? मतलब सिंपल ये कि हमारे जैसे हमारे डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं बच्चे, तो मोस्टली लोगों को लगता है कि हम सारे काम करने वाले हैं कैसे, तो आपके पास कितनी टीम है और क्या रोल है सबके? एक बार थोड़ा ये टीम वैसे क्राफ्टिंग मेमोरीज में तो बहुत सबके बहुत डिफाइंड रोल्स हैं, बट मैं आपको स्पेसिफिकली कुछ सोशल मीडिया वाले बताता हूँ कि अगर हम कोई ब्रांड ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं तो हमें इनमें क्या क्या लोग चाहिए होते हैं स्पेसिफिकली। तो सबसे पहले तो जैसे मैं जो उसको प्लान कर सके, बिल्कुल सही बात है, कोई भी पर्सन जो उसको स्ट्रैटेजी क्या होगी, किन प्लेटफॉर्म्स पे आप सेल करोगे, क्या आपका कंटेंट स्ट्रैटेजी होगी, आप वीडियो कंटेंट शूट करोगे कि पोस्ट कंटेंट शूट करोगे, आप उसको प्री रिकॉर्ड करवाओगे कि आप उसमें कुछ कैसे कैसे आप चीज़ें करोगे, एड स्पेंड करोगे, ऑर्गेनिक करोगे, क्या क्या चीज़ होंगी, तो यू नीड अ प्लान, स्ट्रैटेजी, ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट जो उसको पहले स्ट्रैटेजाइज करे, देन प्लानिंग फॉर एग्जीक्यूशन, उसमें एग्जीक्यूशन के लिए। सो हमारी टीम में वी हैव अ सोशल मीडिया पर्सन जो सोशल मीडिया मैनेज करते हैं। टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर तो अभी हमारे पास 8 इन हाउस जो डिजिटल मार्केटिंग देख रहे हैं बेसिकली ऑनलाइन मार्केटिंग, पूरे हमारी टीम में 8 इन हाउस फुल टाइम मेंबर्स हैं, प्लस 4 to 5 फ्रीलांसर्स हैं। फ्रीलांसर्स फॉर सम स्पेसिफिक कंटेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग एज पर दे नीड, एज पर आर वांट, कई हमारे जो नीड। तो लगभग 10-15 लोगों की टीम है जो आपका ये पूरा बिजनेस कर रहा है। हाँ जी, हाँ। ओके तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे अभी आप ऑनलाइन ही कह रहे हैं कि आप सब कुछ ऑनलाइन ग्रो कर रहा है, तो देखिए ऑनलाइन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि सोशल मीडिया या फिर गूगल एडवर्टाइजमेंट होता है ना, सर्च इंजन एड्स ज़्यादा बेटर रहेंगे या सोशल मीडिया एड्स बेटर रहेंगे, तो आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि अगर कोई बिजनेस ग्रो करना चाह रहा है या क्या आपके रिकमेंड? सर ये क्वेश्चन तो डिपेंड करता है एज पर द बिजनेस। अब जैसे अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं तो बोलूँगा सर गूगल का कोई फ़ायदा ही नहीं है आपके बिजनेस में। रीजन बीइंग क्योंकि सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर सर्चिंग फॉर दिस कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली पीपल को पता ही नहीं कि हैंड कास्टिंग भी कुछ होती है या इस कैसे काम करती है। सर्चेज हैं बट वो बहुत लिमिटेड हैं। अगर मैं उन्हीं सर्चेज पे डिपेंडेंट हो गया तो मेरे पास बिजनेस की स्केलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो हमें चाहिए ही सोशल मीडिया, रीज़न ताकि हम लोगों तक वो पहुंचा पाएँ, हम वो अवेयरनेस करवा पाएँ। तो बेसिकली कंसर्न यहाँ ये भी है कि अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस प्लेटफॉर्म के लिए ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे भी ऐड चला दिए, किसी पे भी ऐड चला दिए। सम टाइम नॉन एक्सपीरियंस पीपल ऐसा करते हैं कि वो क्लाइंट्स को नहीं सोचते कि उनका ऐड कहाँ चलना चाहिए, कहाँ नहीं चलना चाहिए। ये मायने रखता है कि अगर हमारा बिजनेस के बारे में लोगों को नहीं पता है तो हम सर्च इंजन पर मार्केटिंग ना करके, ऐड ना चला करके हम वहाँ पर इन्फॉर्मेटिव या कॉन्टेंट मार्केटिंग पर ज़्यादा ध्यान दें कि ये होता क्या है, अवेयरनेस पर ज़्यादा ध्यान दें। और अगर हमें पैकेजेस सेल करने हैं, जैसे आपका बिजनेस हैंड कास्टिंग का, तो जब तक लोगों को दिखेगा नहीं तब तक ये बिकेगा नहीं, और ये ऐसा सोशल मीडिया ही प्रोवाइड करा पा रहा है। तो अभी मतलब आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आप सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा एक्टिव हैं? और हम गूगल पे और हम ज़्यादा एक्टिवली स्टार्ट कर रहे हैं, गूगल और यूट्यूब दोनों।
ओके तो मैं एक और चीज़ मैं पूछ रहा कि कन्वर्जन जैसे आपने कभी कुछ ना कुछ तो गूगल से किया होगा या सोशल मीडिया से भी आप कर रहे हैं, आपके बेस्ट कन्वर्जन्स कहाँ से निकले हैं? क्योंकि इस तरह के बिजनेस में मुझे जानना है कि हमारी ऑडियंस को भी जानना है कि भाई आपको ज़्यादा अच्छा कन्वर्जन कहाँ से मिल रहा है? हमारे पास तो हमारे कॉन्सेप्ट में इनिशियली तो ये बेस्ट कन्वर्जन इंस्टाग्राम से ही है। इंस्टाग्राम, ओनली इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आपको सोशल मीडिया में फेसबुक से ज़्यादा कन्वर्जन मिले हैं या आपको इंस्टाग्राम से मिले हैं? इन दोनों में से किससे ज़्यादा कन्वर्जन मिले हैं? मैं भी इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ही आप। अच्छा, तो बेसिकली ये है कि इंस्टाग्राम ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा ट्रेंडी है और ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वहाँ से आपको ज़्यादा कन्वर्जन मिल रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट भी उसी कैटेगरी को टारगेट करता है। ओके, अंडर 35, अंडर 40। 35 यही चला। मतलब आप कह रहे थे कि जैसे पेरेंट्स के लिए भी कोई कर रहा है, तो जैसे सपोज करो मेरी एज 36 है इस टाइम, तो मैं भी अपने पेरेंट्स के लिए ही सोच रहा हूँ कि यार ऐसे हाथ में भी बना लूँ। आप जैसे लोगों को हम फेसबुक पे टारगेट करते हैं, ओके, जो अबव 40 हैं, 40 क्योंकि हम परसीव करते हैं कि जो अबव 40 हैं, अब उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भी एक से 80-90 एज में होंगे, सो दे आर मतलब एक बहुत एजेड हो चुके होंगे। समटाइम ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स की मेमोरीज हमारे दिमाग में से पहले क्या होता था कि हमारे पास फोटोज आती थी, नाउ डेज आपके पास क्या आजकल फ़ोन है, तो ऐसे में एक फिजिकल प्रोडक्ट बनाना मतलब ऐसे हाथ सामने रखा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो आजकल वैसे इंटरनेट का ज़माना आ गया, तो ये चैलेंज भी तो रहता ही था ना कि यार अब सबके पास फ़ोन है, मम्मी के पास फ़ोन है, पापा के पास फ़ोन है। सोचिए कि मेरे दादा के पास मेरी दादा की एक ही फ़ोटो है, एक दो या फोटो है जो उनकी, वो भी तब जो इस मतलब होता है ना कि एक एज के बाद टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई थी, वैल्यूएशन हो गया था कि भाई इतने सारे लोग आ गए, तो मेरे दादा के पास मेरे पास 5-6 फोटो, लेकिन मेरे परदादा की कोई फोटो नहीं है मेरे पास, ना हाथ है, ना निशान है, ना कुछ है। तो ये एक चैलेंज रहता ही होगा कि ऑनलाइन में लोग इससे कराते हैं, तो ये एक फिजिकल चीज़ें दिखती हैं। लोग आजकल मुझे लगता है कि आपका प्रोडक्ट लोग शोकेस में भी तो रखते हैं ना, कि रखते हैं कि दिखता है कि क्या है, और फील भी कर सकते हैं आप। समटाइम आप फोटो को, वीडियो को देख के फील नहीं कर सकते कि उनका हाथ कैसा दिखता है, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट को टच करूं तो मुझे पता रहता है कि हाँ मेरी मदर का हाथ ऐसा दिखता है। जैसे मैंने एक और प्रोडक्ट आपका देखा था, तो वी कैन फील कि भाई इस तरह के हाथ दिखते थे, जो आपको आने वाले टाइम में जो वीडियो वो सुकून नहीं दे पाएगी जो ये आपका प्रोडक्ट दे। हाँ, ऑनलाइन ग्रो के लिए आपने कुछ आगे की टीम हायरिंग का भी चली रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, तो आप किस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आपने प्लान में ऐड ऑन की है, अगर कोई जानना चाहे ऑडियंस हमारी? तो इंस्टाग्राम वगैरह सब हमारा एक्टिव चल ही रहा है। नाउ वी आर एक्सपेंडिंग टू गूगल एंड यूट्यूब। सो गूगल पे वी हैव स्टार्ट विद सम ब्लॉग्स, जहाँ पे हम हैंड कास्टिंग में एक्सपीरियंसेस, हाउ हैंड कास्टिंग इज टू बी डन, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, व्हाट मटेरियल्स हैज़ टू बी यूज्ड, डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड किट, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो हम गूगल पे एसईओ प्लस इन्फॉर्मेशन, वही जैसे आपने बात करा, हम और बहुत इन्फॉर्मेटिव कर रहे हैं। प्लस जैसे मैंने भी बताया कि हम दुबई और यूएस जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारी स्पेसिफिक डिफरेंट वेबसाइट्स बनेंगी। अब वही वाला एज कि लोग क्या करते हैं, अपनी एक वेबसाइट को ही हर जगह मार्केट कर रहे हैं, नहीं, फ़ायदा नहीं होगा। वहाँ की ऑडियंस अलग है, यहाँ की ऑडियंस अलग है। तो हम जब दुबई जा रहे हैं तो हम दुबई की अलग वेबसाइट बना रहे हैं, उन्हीं के लोगों की फ़ोटोज़ यूज़ कर रहे हैं, उसी टाइप का कंटेंट लिख रहे हैं, सो दैट वो और पर्सनलाइज्ड हो पाए। जितने ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होंगे उतना ज़्यादा हमारा कन्वर्जन रेट हायर होगा। बेसिकली ट्रस्ट स्कोर भी बिल्ड होता है। ट्रस्ट स्कोर भी बिल्ड होता है। तो अब हम एसईओ एग्जीक्यूटिव्स जो एसईओ करना चाहते हैं, जो वेबसाइट बिल्डिंग में काम करते हैं, जो वी ऑलवेज लुक फॉर गुड कंटेंट राइटर्स। कंटेंट राइटर्स की हमेशा डिमांड रहती है। हाँ, चैट जीपीटी बोलते हैं लोग, चैट जीपीटी आ चुका है, चले जाएगा। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो चैट जीपीटी से भी कंटेंट निकाल पाता हूँ, बट जो एक ह्यूमन कंटेंट राइटिंग स्किल है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है ब्रांडिंग में। तो हम ऑब्वियसली रेगुलरली वी लुक अराउंड फॉर गुड कंटेंट राइटर्स। ये भी होता है ना मंजे कि मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि आपके प्रोडक्ट में फिजिकल कंटेंट ज़्यादा, मतलब आपके इसमें आपको थिंग्स चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको केमिकल्स चाहिए, आपको इसके स्टार्टअप्स के लिए बॉक्स चाहिए, तो इसके लिए एक अच्छे खासे हार्ड कैश की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज ये सब कुछ ऐसे लिक्विड तो चाहिए होता है। तो ऐसे में एक स्टार्टअप को, जैसे अभी आपने बताया कि स्टार्टिंग के स्ट्रगल में आपने कुछ काम किए, फिर आना जाना, लेकिन ये कि एक्सपेंशन के लिए और लिक्विडिटी चाहिए होती है, किसी भी स्टार्टअप को चाहिए होती है। तो ऐसे में एक कोई भी स्टार्टअप एक इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है, तो आपकी क्या प्लान है इन्वेस्टमेंट के, ताकि जो ऑडियंस सुन रही है वो समझ पाए कि हम इन्वेस्टमेंट इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से हम पिच कर रहे हैं लोगों को, तो वो कुछ आप अगर शेयर करना चाहें तो। बिल्कुल सर। सो इसमें भी हमारी प्लानिंग बहुत क्लियर थी सर। हमने सारे डॉक्यूमेंटेशन अपने ऑन पेपर्स रखे। वी आर अ क्राफ्टिंग मेमोरीज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वी आर स्टार्टअप इंडिया रिकग्नाइज्ड। वी आर MSME रजिस्टर्ड। वी हैव GST रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग। सो हमने सारे डॉक्यूमेंटेशंस रखे। अभी हमने स्टार्टअप उत्तराखंड के लिए भी अप्लाई करा है। जब आपके पास ये सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, तो सबसे पहला मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट। ओके, अगर आपने हर चीज़ों को रखा है तो सबसे पहले आपको सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। तो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो हमने ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर रखा है सबसे पहले। तो ग्रांट्स ऐसी हैं, एक हमने हैकाथॉन का रखा है जो 15 लाख रुपीज़ की है। एक SISF है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, टू स्टार्ट करने के लिए इनिशियल सीड फंड विच इज़ फॉर 20 लाख रुपीज़।
सो ये ग्रांट्स ऐसी हैं कि जो अगर आपने उनमें पिच करा, हमने पिच कर रखा है, अपना प्रोडक्ट बता रखा है, हमारा एक राउंड ऑफ क्लियर भी क्लियर हो चुका है, तो हमने एक SISF और हैकाथन के लिए अप्लाई कर रखा है। फर्स्ट राउंड भी हमारा क्लियर हो चुका है, दोनों में ही हम सेकंड राउंड्स में हैं। इसमें क्या है, जब हमें ग्रांट मिलेगी ना, वो 15 लाख रुपीज़ और 20 लाख रुपीज़ ये हमें वापस नहीं करनी। ओके। ये पूरी ही मनी हमें वापस नहीं करना। ये गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे दी थी कि यूज इट फॉर योर फाइनेंशियल स्टार्ट, योर बिजनेस स्टार्ट। ओके। बट मैं आगे जो अभी हमारे व्यूअर्स हैं, जो लोग हैं, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इस पे लाइबल रहें, बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है, ये होती हैं, येस देयर आर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो दे आर पेइंग, बट इट टेक्स टाइम। हाँ, ऑब्वियसली टाइम तो एंड योर बिजनेस शुड हैव दैट पोटेंशियल कि दैट शुड बी इन्वेस्टेबल। सो वी मेड श्योर कि हमारा वो बिजनेस रहे जो इन्वेस्टेबल रहे। सो फर्स्ट थिंग, अभी तो हमने गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए कर रखे, बट हम उस पर रिलाई नहीं करते। सेकेंडली, ऑब्वियसली शार्क टैंक सर, दिस लास्ट ईयर भी हमने करा था अप्लाई, हम वी वर इन दिल्ली, बट हम वहाँ पे नहीं हो पाए थे जस्ट बिकॉज हमारे वी डिडंट हैड ग्रेट नंबर्स। बट हमने इस साल उतनी ज़्यादा मेहनत करी कि हम उस चीज़ पे आ पाए, और इस साल भी हैव फाउंड कि हम उससे एट पार से आगे हैं। जो हमारा बेंचमार्क था हम उससे आगे हैं, निकल चुके हैं आगे। तो शार्क टैंक में क्या ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है कि इतने का बिजनेस होगा तभी आपको एनरोल करेंगे? चीज़ें हैं सर, यस, दे आर नाउ स्टैंडर्ड्स, बिकॉज अब उसका भी 3 सीजन्स हो चुके हैं, सो उन्होंने भी अपने स्टैंडर्ड्स अपलिफ्ट कर दिए हैं। दे वांट बिजनेसेस जिनका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो चुका हो, जिनके पास ट्रैक्शन आ चुका हो। ट्रैक्शन ये आई मीन मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स, आपके पास अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, एबिटाज, हर चीज़ कैलकुलेटेड हो। आपके पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो ताकि आप इक्विटी डाइल्यूट करा पाएँ। लोगों को ये टर्म्स नहीं पता। इक्विटी डाइल्यूशन इज नॉट कि आपका एक स्टार्टअप है, लोग स्टार्टअप को भी नहीं समझते। लोग स्टार्टअप मानते हैं कि बस मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा तो आई एम स्टार्टअप। नो, नहीं सर, स्टार्टअप इज अ रिकग्नाइज्ड वर्ड, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट के लिए रिकग्निशन डालना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू पिच कि येस वी आर अ स्टार्टअप, वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग अप अ न्यू बिजनेस एंड दिस इज एक्चुअली अ बिजनेस। ओनली देन यू गेट दैट सर्टिफिकेशन ऑफ स्टार्टअप इंडिया रिकग्नाइज्ड। बिल्कुल सही बात है। और उन्हीं सर्टिफिकेशंस के साथ आप इन इवेंट्स में, इन्हीं कॉम्पिटिशन्स में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशंस, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इक्विटी डाइल्यूशन के लिए सब चीज़ें नहीं है, आप वहाँ पे नहीं जा सकते। ओके। तो हमारा सेकंड है ऑब्वियसली शार्क टैंक, जिसमें हम जाएंगे, बट अगेन वी स्टिल डू नॉट रिलाई ऑन शार्क टैंक। नहीं, मतलब यही लिए कि आप अप्लाई कर रहे हैं, मे बी दे सेलेक्टेड यू और नॉट सेलेक्टेड, पर ये अनदर थिंग है, लेकिन एक विजन है कि भाई हमें वहाँ भी आना है। बिल्कुल। थर्ड, अब हम स्केलिंग कर रहे हैं सर। हमने फर्स्ट ईयर हमने वर्क करा, हमने कस्टमर्स ग्रो करे, हमने अच्छी कास्टिंग करी, उनके प्रॉफिट एंड लॉसेस निकाले कि हम कितने में सेल कर पा रहे हैं, कस्टमर कितने में दे रहा है, कस्टमर की नीड्स क्या हैं, डिमांड्स क्या हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। हमने वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर अपने फाइनेंशियल्स बनाए और उसको एक सेट लिमिट तक ग्रो करके दिखा दिया कि येस दिस इज़ अ गुड बिजनेस, दिस इज़ प्रॉफिटेबल, दिस कैन बी स्किल्ड, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट इज़ ग्रोइंग। नाउ वी आर लुकिंग फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स। थर्ड स्टेप, that wherein we'll be diluting our equity. So as said, आप ही के थ्रू मैं अपना भी बता देता हूँ, we are raising our first round of investment which is for 50 लाख रुपीज़, जो that we are raising. Second, उसमें भी हम 25 लाख रुपीज़ से हमने स्टार्ट करा था। we can go for 25 लाख रुपीज़ as well, but that is purely for expansion. तो मेनली कि ऑडियंस को जानना ज़रूरी है कि आप अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेस फिर स्केल नहीं कर पाता, और स्केलिंग नहीं होगी तो फिर ग्रोथ रुक जाती है, और फिर सम टाइम के बाद फिर एनर्जी, टाइम सब खर्च होने के बाद अगर आप एक अच्छा एक लिक्विड अर्न नहीं कर पाए, या होता है ना कि हम अर्न नहीं बन पाए रेच, या हम उतना पैसा नहीं कमा पाए, और जो अपनी जेब में आ रहा था वो प्रॉफिट्स तो आए हैं 1 ईयर के, लेकिन सेकेंड ईयर में वो चले गए। तो एक इन्वेस्टमेंट एक हर बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है जो ज़रूरी है। जो मेरी तरफ से टिप है, व्हेन वी आर रेजिंग आवर फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड। हाँ, वो तो आपने जितना भी वर्क करा है, इट शुड ऑल बी ऑन पेपर्स। आपकी कितनी सेल थी, कितने में सेल हुआ, कितने में आपने बाय करा, क्या क्या चीज़ें हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पीपल डू नॉट मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बस जब स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं बस काम करने लग जाते हैं। हाँ, जनरली होता है, बस जो खर्चा आ रहा है खर्चा कर दिया, आया और चले गए, कोई प्लानिंग नहीं है। हाँ, कोई प्लान नहीं है, 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर प्लान नहीं है, चीज़ें नहीं है। और जब वो सब चीज़ें रहती हैं तो गेटिंग इन्वेस्टमेंट इज़ ईजी। अगर वो चीज़ें नहीं रहेंगी, गेटिंग इन्वेस्टमेंट विल बी टफ। हाँ, बिल्कुल, ये भी होता है। सब में एक और यहाँ पे भी बोल देता हूँ कि अगर आप सपोज करो कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसका मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली आप उसका प्रोग्रेस चार्ट जरूर रखें अपने बुक्स में। मेंटेन करें कि हमारा मंथली हमने इतना ग्रो किया, हमने क्वार्टरली इतना ग्रो किया, कंपैरिजन भी हो जाती है सम टाइम। तो ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। सर ऑफिस में एक बोर्ड बना रखा है, अचीवमेंट्स बोर्ड, कि हमने जब भी कोई अचीवमेंट्स करते हैं ना उस बोर्ड पे लगा देते हैं ताकि याद रहे कि हमने इतनी अचीवमेंट। यहाँ तक हम पहुँचे हैं, हमें आगे ही जाना है, इससे पीछे है कि गुम ना हो जाए कहानी की क्या किया था हमने, भी ना भूल जाए। तो हम वो अचीवमेंट्स बोर्ड बनाते रहते हैं क्योंकि हमें खुद रियलाइज नहीं होता कि हम कितने अचीवमेंट्स करते जा रहे हैं।
बिल्कुल सही बात। तो रमन जी, जैसे कि अब इतनी सारी बातें तो हो गई हैं, लेकिन मेनली जो कंसर्न है कि ऑनलाइन जैसे ग्रो कर रहे हैं आजकल, तो क्या होता है कि वेबसाइट बनाना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता ही है हमारा। तो ऐसे केस में जैसे आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो जनरली लोग वेबसाइट भी वर्डप्रेस में बनाते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट, क्योंकि आपका प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आप अपने सर्विसेज भी बता रहे हो। लोग जनरली कस्टम साइट बिलीव करते हैं कि हम कोडिंग से साइट बनाएंगे, या जैसे कि एक आजकल CMS प्लेटफॉर्म चल रखे हैं, जैसे कि आपका हो गया शॉपिफाई हो गया, तो शॉपिफाई पे तो आप इन तीनों में से मतलब वर्डप्रेस में जाना चाहेंगे, या मतलब आपकी साइट किस में बिल्ड करी हुई है, या आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को कि भाई कौन से में आप अपनी वेबसाइट बिल्ड करें? सर हमने तो सब प्लेटफॉर्म्स पे करी। ओके। पहले से डिजिटल मार्केटिंग डोमेन से रहा हूँ, तो सबसे पहले तो हर एक पर्सन का इंटरेस्ट होता है कि मैं खुद अपनी कस्टमाइज वेबसाइट बनाते हैं जिसमें हमारे हिसाब से चीज़ें चलें। जी। बट सबके प्रोज और कॉन्स होते हैं। अपनी कस्टमाइजेशन वेबसाइट के लिए आपको डिज़ाइन खुद बनाना है, UI खुद बनाना है, UX खुद बनाना है, फिर उसके अंदर इंटीग्रेशन, जब आप इंटीग्रेशन डालोगे तो आपको उतने ही फिर चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो हमने शॉपिफाई पे वेबसाइट बिल्ड करी, और उसमें हमें ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ना एवरीथिंग इज़ एट क्विक स्टेप्स। मेरे को अभी देखना है कि मेरी वेबसाइट पर भी कितना ट्रैफिक है, मुझे तुरंत नंबर पता चल जाएगा। मेरी कल की कितनी सेल थी, मेरी पिछले हफ्ते की कितनी सेल थी, मेरी लास्ट मंथ की कितनी सेल थी, मुझे तुरंत पता चल जाएगा। इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिक कितनी सेल थी, एनालिटिक्स, इन शॉर्ट एनालिटिक्स इज़ वेरी फास्ट, इज़ वेरी क्लियर, रिपोर्ट्स अच्छी आती हैं। बिल्कुल सही बात। सेकेंड, इंटरलिंक। अब हमारा शॉपिफाई शिपरॉकेट के साथ इंटरलिंक्ड है। ओके। हाँ, एडवांस प्रोवाइड कराता है, जैसे वर्डप्रेस में ये सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये कि वर्डप्रेस में थोड़ा क्विक करना, इन सबको एड ऑन करना पड़ता है। और मेनली ये कि होस्टिंग जब हम परचेस करते हैं तो शॉपिफाई अपने आप ही लोड बैलेंस को करता है। तो यहाँ पर जिन बच्चे जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं उनको शॉपिफाई पर काम करना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं वो शॉपिफाई को प्रेफर कर रही हैं। इसका रीज़न आपने बता ही दिया कि क्विक है, एक एड ऑन एक क्लिक पर अवेलेबल है, आपको बहुत सारी सेटिंग नहीं करनी पड़ती, जो वर्डप्रेस में थोड़े चैलेंज रहते हैं। अगर कोई वर्डप्रेस में अपनी साइट बना भी रहा है तो फिर उसको एक प्रॉपर वर्डप्रेस फिर अच्छे से आना भी चाहिए, जबकि शॉपिफाई ने इन चीज़ों को बड़ा आसान कर दिया है। और लेकिन ये कि थोड़ा क्वाइट एक्सपेंसिव है। आपसे डिसएडवांटेज यही, आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हैं, आप एक बार ही वेबसाइट बना लेंगे, एक बार ही आपको पे करना है। शॉपिफाई में आप लाइफ टाइम पैसे देते रहेंगे। ये थोड़ा चैलेंजिंग है कि मतलब शॉपिफाई थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन मोस्टली जो बड़े ब्रांड्स हैं, अब जिनकी सेल अगर करोड़ में सेल है तो उनको 2-3-4 हज़ार रुपये महीना कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि ना तो कभी साइट डाउन होगी, ईजी टू कनेक्ट है, सब प्लेटफॉर्म पे इजीली कनेक्ट हो जाती है। तो एक और चीज़ है कि आप अभी जैसे नमन जी, हम जानता हूँ मैं आपकी अभी एज आपकी सिर्फ 25 ही है, 25 में आप एक अच्छा रेवेन्यू आपने अर्न कर दिया है, ऑलमोस्ट 1.5 CR आप कह रहे हो। तो आजकल की जैसे यूथ है तो 25 साल में तो लोग अपना करियर भी शुरू नहीं करते, अभी वो करवट बदल रहे होंगे कहीं ना कहीं बैठ के कमरे में, कि लोग बच्चे निकलते नहीं बाहर, इवन पेरेंट्स ही नहीं करते पुश। हमारे ईयर से लगभग इसी ट्रेनिंग में हूँ, मैं देख रहा हूँ बच्चों को कि 25 साल का बच्चा भी कुछ काम करने को तैयार ही नहीं है, वो 25 के बाद कुछ करेगा, 25 के बाद करेगा, या फिर हमारे देश में तो एक सिंपल सी बात है कि कोई लड़का काम ना कर रहा हो तो उसका ब्याह करा दो, ब्याह हो जाएगा तो मतलब शादी करा दो, तो शादी कराने के बाद जिम्मेदार हो जाएगा, कुछ तो करेगा ही, या कुछ भी करे। तो ऐसे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज के यूथ को कि वो मतलब मेनली होता है ना कि आप टाइम टू टाइम अपना कुछ जल्दी अचीव करेंगे तो जल्दी अच्छा रहेगा। तो इसमें तो सच बताऊँ तो मेरे को 25 भी लेट लगता है, कि मैं भी बहुत लेट हूँ। नहीं क्योंकि जब मैं रितेश अग्रवाल या फिर वैसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट कर दिए तो 19 में, और 23 ईयर्स तक वो बिलियनर पहुँच चुके थे। सही बात है। तो हम कहाँ ही हैं पहला। तो अगर हम सही लोगों से अपने आप को कंपेयर करें तो आपको सही रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर मैं अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करूँगा तो मैं बोलूँगा तो मैंने तो बहुत अचीव कर लिया, मैं बैठ जाता हूँ। बिल्कुल सही बात। तो मेरा चीज़ वो हो जाएगा पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट जो मेरा एज है, जो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, अगर कोई भी सुन रहा है, किसी को भी इम्पैक्ट लगता है, कोई भी लगता है कि हमने कुछ करा है और वो इम्पैक्ट कर सकता है उनकी लाइफ में, वो है कि एटलीस्ट अपने किसी भी चीज़ को ना ऑनलाइन स्टार्ट करें। मैं ये कहता हूँ कि आप चाहे स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, आप पढ़ रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको लिखना पसंद हो, आपको कुछ भी करना पसंद हो, आप कुछ ना भी कर रहे हो, बट एटलीस्ट ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस स्टार्ट करें। ओके। एटलीस्ट ऑनलाइन समझे कि ऑनलाइन क्या क्या चीज़ें हैं। इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि मैंने जितना इन चीज़ों को पढ़ा है मेरे को ये समझ में आता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये लाखों करोड़ों रुपये खर्च करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को एडिक्टिव बनाने के लिए, और ये एडिक्टिव बना रहे हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म्स एडिक्टिव बनते जा रहे हैं और हम सब इसका ट्रैप बनते जा रहे हैं। हाँ, वो तो यही रहा कि हम हर कोई बैठा है तो रील देख रहा है। सही बात है, सही बात। उतना एडिक्टिव होता जा रहा है। तो अगर ये प्लेटफॉर्म्स इन लोगों को इतना एडिक्टिव बना रहे हैं तो हम उसी का हम क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं? सही बात है।